स्टार्ट करें। मैंने आपको बताया था 3 चैप्टर है हमारे पास। एक हाइड्रोजन रहेगा और इसके अलावा हमें पी ब्लॉक, ठीक है जी, और मेटलर्जी। तो जैसा कि आपने कहा था हाइड्रोजन शुरू कर लेना, तो मैं हाइड्रोजन शुरू कर रहा हूँ। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है, एक तो है हार्ड वाटर और दूसरा H2O2। उसको शुरू कर लेते हैं, जितना मैक्सिमम हो पाया उसको डन कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली बात की हार्ड वाटर का डेफिनेशन क्या है। सिंपल, डजन गिव द लादर विद सोप। जो साबुन के साथ में लादर झाग ना दे, सिंपल उसको बोल दो कि आप लोग हार्ड वाटर। अब वो कह रहा है रीजन क्या है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो भी क्लोराइड और सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लियर। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सभी मेनली कैल्शियम मैग्नीशियम, नॉट सोडियम, ठीक है जी। और उसकी वजह क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो उसकी जो वजह है, लो जी, तो पहले टाइप देख लेते हैं। टेम्परेरी, परमानेंट हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके पास टेम्परेरी की वजह हो गए। परमानेंट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। सिंपल करो तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स टेम्परेरी की वजह है और परमानेंट की वजह क्लोराइड और सल्फेट है, होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम में। उसने कहा जी इसको टेम्परेरी को टेम्परेरी क्यों कह रहे हो, टेम्परेरी को टेम्परेरी क्यों बोल रहे हो। तो टेम्परेरी को टेम्परेरी बोलने की वजह जो है, टेम्परेरी को टेम्परेरी बोलने की वजह जो है वो है इसको बॉइलिंग से हटाया जा सकता है। टेम्परेरी को टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग बॉइलिंग से हटा सकते हैं। टेम्परेरी को टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको बॉइलिंग से हटा सकते हैं, ठीक है जी। जबकि परमानेंट के लिए ना मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, जबकि परमानेंट के लिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो। अच्छा जी, उसने कहा व्हाट इज अ मैकेनिज्म, इसके काम करने का तरीका क्या है। तो बड़ा सिंपल है। जो भी आपके पास सोडियम और पोटेशियम सोल्ट, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड्स हो, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ फैटी एसिड हो, लाइक C17 एंड 35CuNA, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या बाइकार्बोनेट या सल्फेट, होएगा क्या जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो एक हाईली इनसोल्यूबल सबस्टांस बनेगा। कैल्शियम स्टीयरेट, पाल्मिटेट जो भी होएगा, और हमारा मैक्सिमम सोप क्या चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये उसका मैकेनिज्म हुआ, उसके काम करने का तरीका हुआ। उसने कहा जी इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। अगर आपको इस हार्डनेस को हटाना है तो मेथड क्या है। तो मैंने कहा जी अगर इस हार्डनेस को हटाना है तो मेरे पास पहला तरीका है बॉइलिंग। मेरे पास फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, और वैसे भी शायद आपको एस ब्लॉक एलिमेंट से पता ही होगा कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ द सेकेंड ए सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। आप सोचो वाटर निकालकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट आप फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करवा लोगे, इम्पॉसिबल, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे बच्चे हीट करोगे, जैसे इसको हीट करोगे, कैल्शियम HCO3, HCO3, ठीक है जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, प्रेसिपिटेट। ओके, बचे हुए पार्ट से आप क्या बना लोगे, CO2 वाटर। बचे हुए पार्ट से आप क्या बना लोगे, CO2 वाटर, ठीक है जी। सिमिलरली कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्लार्क्स प्रोसेस। तो जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर थी ना, उस हार्ड वाटर में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शिफ्ट कर दिया, उस कैल्शियम बाइकार्बोनेट में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शिफ्ट कर दिया। तो कैल्शियम कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी बचा हुआ एच क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। कुल मिलाकर अगर हम समझ पाए तो हाउ कैन वी रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस। वी हैव द टू मेथड्स। हमारे पास दो तरीके हैं। पहला बॉइलिंग करवा दो, कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी बना देगा, कैल्शियम बाहर हो जाएगा। दूसरा क्लार्क्स प्रोसेस बोलते हैं उसको। क्लार्क्स प्रोसेस में करना क्या होता है, ट्रीटमेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ट्रीटमेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें एक छोटी सी प्रिकॉशन आपके पास, अगर एक्सेस ऑफ लाइम ऐड करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर अगेन बिकम्स हार्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय अनयूज्ड सेलेक्ट लाइम। तो वापस बाइकार्बोनेट बन जाएगा।
अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने क्लार्क्स का रिएजेंट लिया है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लार्क्स का रिएजेंट बताओ, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लार्क्स का रिएजेंट बताओ, तो क्लार्क्स का रिएजेंट आपके पास कौन हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ सुन पा रहे हैं तो। अब मुझे परमानेंट हार्डनेस हटानी है, तो परमानेंट हार्डनेस हटाने में एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक ओबे करनी है आपने। परमानेंट हार्डनेस हटाने में एक ट्रिक फॉलो करनी है आपने। वो कौन सी है? वो है कि सोडियम सोल्ट ही मैक्सिमम आपको लेकर चलने हैं इसके अंदर, सोडियम सोल्ट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पहला प्रोसेस है वॉशिंग सोडा प्रोसेस। वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3, और हार्डनेस की वजह क्या थी? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो जैसे इसमें क्या डालोगे आप लोग? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा डालते ही बच्चे होएगा क्या? कैल्शियम कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट जैसे पीछे हुआ था दो जगहों पे, जैसे पीछे हुआ था दो जगहों पे, क्लियर ना? और रिमेनिंग पार्ट इधर NaCl और Na2SO4। इवन मैं बच्चों को बोलता हूं, जिन तरीकों से, जिन मेथड से परमानेंट हार्डनेस हट सकती है, उन्हीं मेथड से अगर कोई टेम्परेरी हार्डनेस हटाना चाहे तो उसमें गलत क्या है? तो आप बोलोगे जिस तरीके से द मेथड विच इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्ड कांट बी यूज्ड ऑन परमानेंट, बट परमानेंट वाले टेम्परेरी वाले पे यूज हो सकते हैं, परमानेंट वाले टेम्परेरी पे यूज हो सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा, यहां से NaHCO3 और ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो गया। तो वॉशिंग सोडा प्रोसेस, लास्ट में एक समरी बना देंगे। अगला मेथड है आपके पास कैलगोन प्रोसेस। बोलो बच्चे। बस ये है सिंपल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा बच्चे, बाइकार्बोनेट थोड़ी बनेगा वो। देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट तो आपकी क्लासरूम में भी होता है, स्कूल में चौक होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट थोड़ी होता है वो। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कभी फ्री एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट करता है, वो तुम केक में डाल के खाती हो जिसमें से वो बबल्स निकल जाते हैं और वो तो पफी हो जाता है वो थोड़ा सा। और बोलो जी। चलो वॉशिंग सोडा, ये वाला बच्चे, इसको समझाना है, समझाना है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है वॉशिंग सोडा प्रोसेस के बाद कैलगोन। कैलगोन का लिटरल मीन पता है क्या हुआ? कैल्शियम गोन। कैलगोन का लिटरल मीन हुआ कैल्शियम गोन। ठीक है जी। जो कैलगोन है उसका जनरल फॉर्मूला Na PO3 होल 6 है। अब बच्चों को PO3 माइनस को समझना होगा। जो PO3 माइनस है ना बच्चे, ये मेटाफॉस्फेट है। और आप में से मैक्सिमम बच्चों को आज नहीं तो कल पता चल जाना है, क्योंकि हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। पी ब्लॉक में आपको मैं बताऊंगा ग्रुप नंबर 15 के अंदर जाकर मेटाफॉस्फेट ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। क्लियर? चेक करना चाहते हो तो देख लो, ये PO डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, और कोई PO3 माइनस से हाइब्रिड स्टेट निकालने की कोशिश भी मत करना। क्लियर? अब इसमें से मैंने कवरेज देनी है, HPO3 HPO3 HPO3। क्लियर है? तो ये HPO3 का जो फॉस्फोरस है, HPO3 का जो फॉस्फोरस है वो sp3 हाइब्रिड है। और आप अगर PO3 माइनस से निकालने की कोशिश करोगे sp3, और वो हमारा VMC वाला फॉर्मूला, तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए जो मैं कहना चाहता हूं उसको अपने दिमाग पे फोकस करना कि Na6PO3, अगर आप NaPO3 लिख रहे हो ना तो घबराने की बात नहीं है। आप एम्पेरिकल लिख रहे हो, ये माइनस ये प्लस, एम्पेरिकल लिख रहे हो, और होल 6 कर दिया तो हमने इसको बेस्ट फॉर कन्वीनियंस क्या लिख लिया? Na2Na4PO3 होल 6, Na2Na4PO3 होल 6।
अब बड़ा आसान हो गया, कैल्शियम कैल्शियम के या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट रिएक्ट करेंगे और उसका सोडियम कैल्शियम से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक बच्चे ने मेरे से कहा कर सर ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैंने कहा यार सोडियम इज नॉट कैपेबल टू मेक द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सोडियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में कैपेबल नहीं है, दैट्स वाई आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बोल सकते। बस आपको सिंपल वे लेना था, आपको सिंपल वे लेना था, आपको सिंपल वे क्या लेना था कि उस फोस्फेट को सॉरी सोडियम को हटाना और कैल्शियम वहां सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट इज कैल्शियम गोन। इसमें शायद आपने हो सकता है नजर मारी वर्ड पढ़ा हुआ आपने, सेक्विस्ट्रेशन। सेक्विस्ट्रेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ आयंस। सेक्विस्ट्रेशन यहां पता है क्या है, पुराने वाले आयन नए वाले आयन से रिमूव हो रहे हैं, सेक्विस्ट्रेशन। क्यों जी, सुन पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट है परम्यूटेड मेथड। एक चैप्टर हुआ करता है सरफेस केमिस्ट्री, 12वीं क्लास में है। वहां चैप्टर की एंडिंग होती है किसके साथ, कैटालाइसिस के साथ, और कैटालाइसिस की एंडिंग होती है बच्चे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के साथ, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि इनमें सीव्स और टनल्स हैं, ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और लिखा हुआ है दीज आर द एल्यूमिनो सिलिकेट्स, दीज आर द एल्यूमिनो सिलिकेट। उसका एक एग्जांपल मेरे पास है ये Na2Al2Si2O8.XH2O, 228, सिंपल सीखने का तरीका, 228.XH2O, 228.XH2O, 228.XH2O। सोडियम जियोलाइट बोलते हैं इसको, सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट। बड़ा आसान है, आपको सिंपल ट्रिक बताई थी। चाहे आप मेरे साथ में वॉशिंग सोडा प्रोसेस यूज करो, चाहे आप मेरे साथ में कैलगोन यूज करो, चाहे आप मेरे साथ परम्यूटेड यूज करो, मैंने सब जगहों पे एक ही काम कर रखा है, क्या, सोडियम सोल्टी बार बार यूज करने। 228, अब बड़ा आसान हो गया, ये कैल्शियम इस सोडियम इस कैल्शियम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट। अब इसको बोलते हैं डेड परम्यूटेड, परम्यूटेड का काम खत्म। लेकिन अगर ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आप सारे बच्चे समझदार हो, पता है आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl से जब आप ट्रीटमेंट करोगे डेड परम्यूटेड का, तो ये वापस वर्किंग हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट। या फिर बच्चों के लिए मैंने वापस समरी बना दी, पहला प्रोसेस वॉशिंग सोडा प्रोसेस, दूसरा कैलगोन प्रोसेस, तीसरा जियोलाइट। एक बाकी है, कुल मिलाकर अगर टेम्परेरी हटानी है तो 6 तरीके, 6 मेथड्स। अगर आपको परमानेंट हटानी है तो ओनली 4 मेथड्स। पहला वॉशिंग सोडा, दूसरा कैलगोन, तीसरा परम्यूटेड, लास्ट आ रहा है आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन है क्या, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। होता एक्चुअल में क्या है बच्चे, एक कंटेनर में आप लेके चलते हो कैटायन एक्सचेंजर, दूसरे में लेके चलते हो एनायन एक्सचेंजर। अब ये कैटायन एक्सचेंजर क्या हुआ, जो जिसके अंदर प्रोटॉन डिस्प्लेसेबल हो, मीन एसिड, चाहे वो RCOOH हो चाहे वो RSO3H हो। दूसरा होता है एनायन एक्सचेंजर, ये होगा बेसिक नेचर का, RNH3+OH-, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अब तो मेरे ख्याल में आप समझदार हो, सब समझ भी गए होगे, कैटायन एक्सचेंजर H को कैल्शियम से मैग्नीशियम से डिस्प्लेस कर देगा, और एनायन एक्सचेंजर हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फेट को और क्लोराइड को। पीछे वाले मेथड्स में आपने एक ड्रॉबैक देखा, वहां सिर्फ कैटायन एक्सचेंज हुआ था, Na रह गया, कैल्शियम Na बाहर निकला ना, तो Na उसमें रह गया और कैल्शियम वहीं छूट गया, कैल्शियम मैग्नीशियम वहीं छूट गया, मतलब जो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम वही एक्सचेंज हुआ है, मतलब हार्डनेस का कैटायनिक पार्ट निकला है सिर्फ। जबकि कैटायन एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर दोनों पार्ट बाहर हो गए, तभी तो बुक्स वाले इसको लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो बड़ी सिंपल सी बात है। कैल्शियम क्लोराइड ये ट्वाइस कैल्शियम, ठीक है जी, और ये HH, ये HCl बाहर हो गया, और ये फिर HCl जाकर किससे रिएक्ट कर लेगा, RNH3+Cl-। तो आपका यहां से ये OH, ये एनायन एक्सचेंज, ये कैटायन एक्सचेंजर है, ये एनायन एक्सचेंजर है, RNH3,
यहाँ Cl आ गया बच्चे, ये पहले कंटेनर में रह गया, ये दूसरे कंटेनर में रह गया, और इधर सिर्फ और सिर्फ वाटर निकल आया। दैट्स व्हाई आप बोलते हो इट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर चेक करना तो देखो लिखा हुआ है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्रॉम free from all soluble mineral salts is obtained by passing water successively through cation and anion exchanger resin। तो पीछे नजर मार सकते हो, जो मैंने यहाँ समरी बना रखी है। मैं इसमें 30 सेकंड का एक स्पेस लूंगा, आपको जल्दी से इसको ऑब्जर्व करना है और पता लगाना है कि अभी चारों मेथड सीख गए कि नहीं। ये चारों लिखे हुए हैं। वॉशिंग सोडा, कैलगोन, परमिटेड anion exchange resin। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अब आपके पास शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। टोटल हमें हार्ड वाटर को करने में लगे 16 मिनट्स। ठीक है जी, अगला फोकस हम करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे। किसी को अभी भी कोई ऑब्जेक्शन उठाना हो तो वो हार्ड वाटर पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है। इट इज वेरी गुड टॉपिक। 2020 में इस पर क्वेश्चन आ रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। 2020 में हार्ड वाटर पे क्वेश्चन आया हुआ है, और जितना मैंने पढ़ाया उसमें से अगर 2021 में भी आना होगा तो भी निकल आएगा। लो जी, नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस चैप्टर का, हाइड्रोजन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड साइंटिस्ट का नाम है थिनर, जिसने डिस्कवर किया इसको। कैसे किया? इसने बेरियम पेरोक्साइड, एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 2 का लास्ट वाला पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, उसमें और कोई पेरोक्साइड तो बनता ही नहीं है, आपने एस ब्लॉक पढ़ा हुआ है, क्लियर। अकेला बेरियम ही बनाता है पेरोक्साइड उस पूरे सेकंड ए के अंदर, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। तो भाई डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हुआ, BeSO4 प्रेसिपिटेट बन गया, H2O2 बाहर हो गया। ठीक है जी, तो अब उसने कहा जी मुझे BeO2 हाइड्रेटेड फॉर्म में लेना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते जी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, उसमें आपने OO पे सिंगल बॉन्ड पे लोन पे रिपल्शन भी पढ़ा हुआ है, लोन पे रिपल्शन भी पढ़ा हुआ है। और जब लोन पे रिपल्शन आप पढ़ लो, लोन पे रिपल्शन जब आप पढ़ लो, लोन पे रिपल्शन जब आप पढ़ लो, तो जब आपके पास इतना अनस्टेबल कंपाउंड है, आपके पास इतना अनस्टेबल कंपाउंड है, तो वहां किसी भी टाइप की इंप्योरिटी इसके डिकम्पोजिशन को प्रमोट करेगी। दैट्स वाई हमने दूसरा एक और प्रिकॉशन लिया है, हमने दूसरा और एक प्रिकॉशन लिया है। हम स्ट्रोंग एसिड की जगह पे वीक एसिड ज्यादा रिकमेंड करते हैं। हम लोग स्ट्रोंग एसिड की जगह पे वीक एसिड ज्यादा रिकमेंड करते हैं। किसके अंदर? इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद BaO2.8 वाटर। इसको भी हाइड्रेटेड लेना है, इसको भी ड्राई मत ले लेना, नहीं तो फिर वही सेम पार्टिकल्स उसका डिकम्पोजिशन प्रमोट करेंगे। तो दो प्रिकॉशन, BaO2 should be hydrated and acid should be dilute as well as weak। अदरवाइज का आंसर साफ है, H2O2 will decompose। मैं तो कहता हूं इसको अगर नजारा देखना हो तो लेबोरेटरी में एक बोतल के अंदर, ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर H2O2 रखो और पास में बैठ जाओ, बबल्स 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 निकलते रहेंगे वहां से ऑक्सीजन के, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। क्यों भी महान आत्माओं, बात समझ में आ गई है? आपको पता है हम जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, हम लोग सो नहीं रखी जनता। ज्योत्सना क्लास में है आज? ओ ज्योत्सना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला? हाँ ना कर सकते हो, बच्चों को डर लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो जी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है लार्ज स्केल पे बनाना, चाहे प्योरिटी कम ही हो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है लार्ज स्केल पे बनाना, चाहे प्योरिटी कम ही हो। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें एक स्ट्रक्चर है बेंजीन, यहीं से दिखा देता हूं। एक बेंजीन,
दो रिंग हो तो नेप्थलीन, और तीन रिंग्स हो तो बोलते हैं एंथ्रासीन। हो सकता है आपने पढ़ा हो कभी पहले। क्लियर। अब आपको जब बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करनी हो ना तो ब्रिज हेड से शुरू करते हैं। बाइसाइक्लो की, लेकिन तो बाइसाइक्लो तो नहीं है ये। एक ऐसे कंपाउंड्स है, दीज कंपाउंड्स आर द एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनमें ब्रिज को कभी भी नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते, मतलब इंक्लूड मतलब स्टार्ट नहीं करते। तो अल्फा बीटा है जैसे, तो इसको हमने नाम दिया टू, या बीटा इथाइल, बीटा ब्यूटाइल, बीटा मिथाइल, एंथ्राक्विनोल, एंथ्राक्विनोल। और शायद आप बच्चों को पता हो इस स्ट्रक्चर का नाम है क्विनोल। और प्रोटॉन निकलने से इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होएगी और ये बन जाएगा क्विनोन। हो सकता है आपने एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर इन द 12th क्लास पढ़ा हो। क्विनोन, यह क्विनोल, यह क्विनोन। ठीक है जी। तो वही हरकत होनी शुरू हुई। क्लियर। वही हरकत होनी शुरू हुई तो आपके पास हुआ क्या, इस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन को आपने सिर्फ ऑक्सीजन में एयर के साथ हीट किया। मैन्युफैक्चरिंग है बच्चे, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ते से सस्ता होना चाहिए, ज्यादा खर्चा आना नहीं चाहिए। और देखो ना, मिला भी क्या है, 1% H2O2 मिला आपको, ओनली 1%। तो आसान था काम। टू एल्काइल एंथ्राक्विनोल व्हेन व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, दैट मीन एयर, ओनली एयर, तो H2O2 बनेगा और क्विनोल कन्वर्टेड टू क्विनोन। मतलब आगे तो नाम सेम रहेगा, क्विनोन। उसी क्विनोन को वापस हाइड्रोजनेट करके क्विनोल बना लो, ऐसे करके रिसाइकलिंग करवाते रहो, H2O2 बनता रहेगा आपके पास 1%। तो पहला तरीका, BaO2 8 water hydrated barium peroxide, dilute acid as well as weak should be there। ठीक है जी। दूसरा, टू एल्काइल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट। तो ये होता है आपके पास क्या, ये आपके पास होता है एक्चुअल में लोअर यील्ड बट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, हमने रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो कर लिया आई थिंक ना। तो पढ़ो, आपके सामने नजारा मिल रहा है आपको। कॉन्सनट्रेट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था आपको, डाइल्यूट 10 इलेक्ट्रोलाइसिस कराए थे आपको, 10 इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें एक था डाइल्यूट का करोगे तो पानी जैसे, और कॉन्सनट्रेट का करोगे तो H2S2O8 कौन बनता है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा। ये चलो 1 मिनट लगाओ, नहीं समझ में आया तो मेरे को बोल देना कि सर समझ नहीं आया, वापस बता दो, मैं चुप हूं इतनी देर। ज्योत्सना की आवाज आ गई, क्या बात है। ज्योत्सना पहले बोल नहीं रही थी बच्चे। ओके। तुम परसों भाग गई थी शाम में। जवाब नहीं है। ज्योत्सना, मैंने परसों ना सारा तुम्हारा, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो ना, अगर अच्छे बच्चे होते ना मैं सबका रिकॉर्ड रखता हूँ कि कौन मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है। तो तो मैंने देखा ज्योत्सना भाग गई थी, नहीं तो मैं रिकॉर्ड को कुछ नहीं रखता, लेकिन बच्चे अच्छे हो तो मैं देखता हूँ किसको नुकसान हो रहा है तो मैं उसको रिकॉर्ड रखता हूँ कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, अगर कर लिया था ना तो कोई बोधा नहीं है, लेकिन मुझे लगा थक गई होगी, चलो भाई। हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत हो तो मेरे से बात करो, नहीं तो वापस समझा दूं। आगे चलूं फिर मैं, श्योर। अभी होएगा ना अगले पेज पे। ये मेरे पास वापस आता हूं मैं, नीचे लेके चलता हूं, चलो पेज ही ऐड करता हूं मैं। देखो बच्चे, ये रहा मेरे पास H2SO4, ठीक है। इसका मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा, बट ये कॉन्सेंट्रेट था, ये हमें समझना है, ठीक है। फर्स्ट टोल H प्लस एंड देन HSO4, ठीक होगी बात। नाउ गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ HSO4। इससे इमीडिएटली सारी बातों को आप समझ भी जाओगे। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मीन कौन हो गया आपके पास, एनायन। कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स एनोड, वहां जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं इसको भी डबल लिख रहा हूं, 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 ओके, इसको भी डबल कर रहा हूं। तो मेरे पास OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
ये मेरे पास F बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल दो बने हैं बच्चे, ये अब डाइमराइज करेंगे। जैसे एल्केन चैप्टर में वर्ड्स रिएक्शन में डाइमराइज प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होते हैं ना, तो ओ ओ एस डबल बोंडो एस डबल बोंडो ओ एच ओ एच, इसको तुम 12th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट में H2S2O8 बोलते हो, मीन पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें इसको हाइड्रोलाइज करवाना है। हाइड्रोलाइज करवाएंगे, अब बी से तो टूटेगा नहीं, क्लियर। एच वैसे सॉरी, ये बॉन्ड वैसे भी कैसा है, वीक बॉन्ड है। तो एक को मिलेगा H वोटर का, दूसरे को मिलेगा OH, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड तो बाहर हो गया, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो गया। वन रिमेनिंग पार्ट इज H2SO5। इस H2SO5 का स्ट्रक्चर आप जानते हो, मैं वापस लिख देता हूं, लिसन केयरफुली। ये सल्फर है, ये OH है, क्लियर। एंड देन मेरे पास OH है, डबल बोंडो। अब इसको रिश्ता वापस हाइड्रोलाइज करवाएंगे। जैसे हाइड्रोलाइज करवाओगे, वापस वही बॉन्ड टूटेगा जो वीक वाला बॉन्ड है, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं, वही बॉन्ड टूटेगा जो वीक वाला है। तो एक को मिलेगा H, एक को मिलेगा OH, तो ये तुम्हारे पास कौन आ गया, H2O2। अब तो ठीक है, पीछे नजर मारी, ये देखो जी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H प्लस HSO4, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैथोड पे H2 बना रहा है, डोनेट करके HSO4 कंबाइन होके मार्शल एसिड बन रहा है। मार्शल एसिड का हाइड्रोलाइसिस तो H2SO4 बन गया, प्लस H2SO5 बन गया। H2SO4 का अगेन हाइड्रोलाइसिस तो H2O2 बन गया। दो एसिड के दो एसिड दिखे आपको, एक मार्शल, एक कैरोस। आगे बढ़े भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO, जो 1% मिला ना बच्चे, 1% पीछे वाले में, उसको धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मेरे जो मैंने लिख रखा है, इस पे ध्यान देना। इम्प्योर H2O2 का 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बाथ। वाटर बाथ सुना है ना, कभी भी किसी भी लिक्विड को बॉईल करवाना हो तो पहले पानी को हीट करवाओ, क्योंकि H2O2 के बारे में हमेशा शक है हमें कि ये भाई साहब टूटने में माहिर है, मतलब एक्सपर्ट इन द बॉन्ड ब्रेक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पानी भरा होगा, पहले पानी को हीट शिफ्ट होगी, फिर धीरे धीरे कंपाउंड को होगी। ऐसे ऑयल बात होता है, पहले ऑयल को शिफ्ट, वहां वहां हाई टेम्परेचर देना होता है, तब होता है। ऐसे सैंड बात होता है, क्लियर ना। एक बच्चे को मैंने कहा सैंड बात जानते हो, कहता हाँ सर, सैंड से नहाना। अरे मैंने कहा पागल हो गया क्या, वाटर वाटर बाथ, सैंड बाथ, ऑयल बाथ का मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड को हीट, पहले वाटर को शिफ्ट करो, देन कंपाउंड को। सैंड बाथ पहले सैंड को फिर कंपाउंड को, ऑयल बाथ पहले ऑयल को फिर कंपाउंड को। प्रैक्टिकल टर्म्स है ये, फिलहाल वाली जनरेशन को कम ही पता होती है, क्योंकि ऐसे काम बच्चे नहीं सिलेबस में, क्लियर ना। तो वाटर बाथ का मतलब तो समझ गए, पहले पानी को हीट शिफ्ट करो, देन H2O2 के इम्प्योर सैंपल को। तो 60-70 डिग्री से ऊपर जाने मत देना, और जाने भी दोगे तो पानी उबलने लगेगा, उतना काम हमें करने देना नहीं है। और ये वैसे भी H2O2 152 पे बॉईल होता है, तो धीरे धीरे करके इसका वाटर निकलेगा, ये 50% तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, मुझे वैक्यूम डेसिकेटर में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रहता है, शायद इसका फोटो होगा मेरे पास, ये रहा। तो ये वैक्यूम डेसिकेटर है बच्चे, हो सकता है कभी आपने देखा हो इसको, आई डोंट नो। वैसे 11th-12th स्टैंडर्ड पे होता नहीं लेबोरेटरी में, बाकी डिपेंड करता है आप किस स्कूल में थे या किस जगह पढ़े हो, क्लियर। कोचिंग वाले तो वैसे नहीं दिखाते इसको, स्कूल वाले कभी कभी दिखा देते हैं। तो यहाँ ना H2SO4 पढ़ा रहेगा बच्चे। हमने ना इसके अंदर ढेरों चूहे मारे हुए हैं इसके अंदर। अब आपको आप चूहे मारे कैसे, इसके अंदर ना हम रख देते थे क्लोरोफॉर्म यहाँ पे, और यहाँ हम रैट रख देते थे। रैट रैट को पूरी तरह से क्लोरोफॉर्म का मिलता, तो रैट हो जाता था बेहोश, अनकॉन्सियस। फिर उसको बाहर निकाल के ना, अनकॉन्सियस को, उसके हार्ट में से ब्लड निकालते थे, फिर उसकी क्रोमेटोग्राफी करते थे हम लोग। मैंने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए मैं रैट के साथ, तो ये मेरा देखा हुआ है प्रैक्टिकली। तो यहाँ हम इस बार कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखेंगे क्लोरोफॉर्म की जगह पे। यहाँ सब तरफ क्या फैल जाएगी, यहाँ सब तरफ क्या फैल जाएगी, H2SO4 की वेपर्स। और यहाँ अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सॉरी H2O2 पड़ेगा 50%, H2O2 उसकी 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 वाटर वेपर को H2SO4 एब्जॉर्ब करता रहेगा, अगर आप एग्जैक्टली मेरी बात को पकड़ पाए तो। ओए सदमे में आ गए सारे के सारे चूहों का नाम सुन के, पक्की बात। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये इस क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने किया। एक इसको एक आप ना बायो में जानते हो, इसको एक डिजीज होती है जिसमें चूहा सोता रहता है, वो एक फ्लाई की वजह से होती है, वो पता नहीं कौन सी फ्लाई होती है, कुछ सुना है कभी जियोलॉजी में आपने।
तो हम उसका ऑब्जर्वेशन कर। कौन सी? हाँ हाँ, वो हाँ, नहीं होता तो ऐसा कुछ नाम ना। तो अब तुम ना मेरे को उलझाने लग गए, तुम्हें पता है, इसको पता तो होगा नहीं, ऐसी सी बातें करो। मुझे तो मैंगो का नाम पता है, मैंजीफेरा इंडिका। और नहीं पता मेरे को कुछ भी। चलो फिर भी एक बात बताई मैंने आपको कि हम क्यों करते थे ऐसा, तो मेरे को ये मत समझना कि मैं चूहे मारता हूँ। मैंने ये काम किया हुआ है डेसिकेटर पे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए। तो बच्चे कहां तक पहुंच गए आप लोग? 90% तक। अब क्या करना है? अब वैक्यूम डेसिकेटर डिस्टिलेशन, मेरी गलती। पता है वैक्यूम डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? प्यूरिफिकेशन चैप्टर है एक हमारे पास ना, उसमें एक डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है, उसी का तीसरा नाम आपके पास, दूसरा नाम वैक्यूम डिस्टिलेशन है। क्यों करते हैं सुनो। दोज कंपाउंड्स दोज कंपाउंड्स विच डिकम्पोजेस ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ऐसे कंपाउंड जो अपने बीपी पे टूट जाए, उनके लिए हम क्या करें? बीपी तक पहुंचने से पहले पहले उबाल लो। सर किसी को बीपी से पहले कैसे बॉईल करवा सकते हो? सिंपल, सॉरी, सिंपल, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। तो भाई बीपी और प्रेशर का तो डायरेक्टली का रिलेशन है। तो आपने वैक्यूम डिस्टिलेशन में प्रेशर रिड्यूस कर दिया। प्रेशर रिड्यूस करते ही भाई साहब उबल गए 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और क्या बन गया? 99% H2O2। और देन फाइनली सॉलिड CO2 भी पानी एब्जॉर्ब करके उसको 99.99% तक पहुंचा सकता है। अब मैं मुश्किल से 10 सेकंड में रिवीजन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। इम्प्योर H2O2, फर्स्ट एटोल वाटर बाथ, देन 50% H2O2, वैक्यूम डेसिकेटर 90% H2O2, then vacuum distillation 99%, and finally in the touch of solid CO2 remaining water will be removed 99.9% H2O2। लो जी, अब आता है क्वेश्चन हमारे पास, इक्का दुक्का न्यूमेरिकल्स। इक्का दुक्का न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अभी 16 मिनट हुए H2O2 पढ़ते हुए, अभी इसको 10 मिनट और लगेंगे खत्म होने में। क्लियर? लो जी, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मुझे इस चैप्टर में से छोटा मोटा न्यूमेरिकल निकालना है, क्लियर, वैसे तो न्यूमेरिकल पिछले पे भी निकल सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। अगर कोई आईआईटी लेवल की तैयारी कर रहा है ना, तो वहां एक टॉपिक जुड़ता है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। अगर आपने पढ़ा हो, मुझे नहीं पता पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो मोल कॉन्सेप्ट में डिग्री ऑफ हार्डनेस जोड़ देते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं, हार्डनेस की थ्योरी भी, और उधर से डिग्री ऑफ हार्डनेस की भी। वो हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के रेफरेंस में मेजर की जाती है, लेकिन आपको उस तरफ जाना नहीं है, नहीं तो आपका ध्यान ही भटकेगा। अभी फिलहाल इस पे चलता हूँ। बच्चे देखो, आपके पास ना लेबोरेटरी में एक सैंपल पड़ा हुआ H2O2 का। बात को सुनना पहले ना, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आपके पास ना लेबोरेटरी में एक सैंपल पड़ा हुआ H2O2 का। आपके पास लेबोरेटरी में एक सैंपल पड़ा हुआ H2O2 का, उस पर लिखा है 10V H2O2। आपके घरों में भी यूज होता है वैसे तो, ये ब्लीचिंग में काम आता है। 10V H2O2, 20V H2O2। क्लियर? अब इस 10V का मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ लिक्विड H2O2, 1 लीटर ऑफ लिक्विड H2O2 will releases 10 liter of oxygen gas under the STP NTP conditions। बच्चे कहते सर कोई भी 1 लीटर 10 लीटर कैसे रिलीज कर सकता है? मैंने कहा भाई साहब वो तो लिक्विड था, और ये कौन है? गैस है। अगर मैं H2O लिक्विड को H2 प्लस हाफ O2 गैस में चेंज कर दूं, तो आपको पता है मैंने सिर्फ 18 ग्राम से, ओनली 18 मिलीलीटर से, पानी की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर सीसी होती है ना। अगला राउंड शायद तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट में देख रहा था, इस टेस्ट के बाद वाला, ठीक है जी। 18 ग्राम में 18 ml से तुमने पता कितनी गैस प्रोड्यूस कर ली? 33.6 लीटर। लो कर लो बात, 18 ml, भाई वो लिक्विड था। दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बोदर वाली बात है। तो अगर कहीं भी लिखा हो 10V, 10 वॉल्यूम, 1 लीटर और 1 मिलीलीटर, वो तो दोनों तरफ यूनिट बराबर बदलना। 1 लीटर ऑफ H2O2 विल रिलीजेस 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 1 मिलीलीटर रिलीजेस द 10 मिलीलीटर। और जैसा सैंपल वैसे डीलिंग करनी है आपने। अब इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बिना डेरिवेशन के काम करवा रहा हूं आपको, नहीं तो हमारे डेरिवेशन में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन क्या आएगा वो बता दो। क्वेश्चन आएगा
वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी, नॉर्मलिटी निकालने के लिए कहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी, मोलैरिटी निकालने के लिए कहेगा। और मैं ऑलवेज बच्चों से रेडॉक्स चैप्टर में बोलता रहता हूं कि H2O2 का इन्फेक्टर 2 है, चाहे एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, क्योंकि दो प्रोटॉन डिस्प्लेसेबल है, चाहे आप इसको रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, इसका इन्फेक्टर 2 ही आना है। इसका इन्फेक्टर 2 ही आना है। इन्फेक्टर क्या? इन्फेक्टर ड्यूरिंग द टाइट्रेशंस हम टर्म यूज करेंगे N1 M1 V1 N2 M2 V2। तो फिर मैंने बच्चों को एक फाइनल टच दिया। मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पहला क्वेश्चन, मीन ऑफ XV ऑन सैंपल, ये सीधा सीधा ट्रू फॉल्स पूछ लेगा आपसे। आपसे पूछेगा XV का मतलब बताओ, पहला क्वेश्चन जो मैंने देखे 100% मैंने जो रीच बनाई क्वेश्चन तक। नंबर 2 में से पूछेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होगी, या तो मोलैरिटी पूछ लेगा या नॉर्मल, ये दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पता है क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी और परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछ लेगा। ये बात मैंने ड्रॉपर वालों से की, तब मुझे इस चैप्टर के 2 लेक्चर मिले हुए थे, 2.5 लेक्चर ही मिले थे, ज्यादा ही मिले थे। तो मैंने उनको पूरा डिराइव करके बताया कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालें। आपके लिए बड़ा आसान काम कर रहा हूं। इस हाईलाइटेड पोर्शन को कहीं साइड में लिख के रख लेना। क्यों हाइड्रोजन जैसे चैप्टर पर ना टाइम खराब करोगे। और इस बोर्ड पे देख रहे हो मैंने 3 चीजें हाईलाइट की हैं सिर्फ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, उनको भी करवा दिया पहले, और बाद में बोल दिया कि ये कर लेना। 5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 नॉर्मलिटी, और फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकल आएगी। इतना सा आसान काम है। किसी को ये जानने में इंटरेस्टेड हो पॉइंट थी, तो ये डेरिवेशन दे रखा है, इसको चाहो तो आप खुद कर सकते हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, ये लो। नहीं तो हाईलाइटेड पोर्शन अपनी कॉपी में कहीं साइड पे लिख के रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चन निकल आएंगे सारे। ये मतलब था कि वो पता क्या लिखेगा, जैसे ऊपर क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द H2O2। पहला ऑप्शन दे दिया उसने, पहला ऑप्शन दे दिया उसने 20 V सैंपल ऑफ H2O2 रिलीजेस द 20 लीटर ऑफ ऑक्सीनेट STP NTP। तो आपको ट्रू फॉल्स में उसको टिक करना है, मतलब उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मीन क्या है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए ट्रू फॉल्स में, बनता भी है, मैंने देखा है उसको। तो वो था क्वेश्चन की टाइप क्या क्या आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ये परसेंटेज स्ट्रेंथ बच्चे, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं ना हम लोग। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यहां तक आप पहुंच गए होगे शायद ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलैरिटी, डन हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, अब मोलैरिटी क्या लिखते हो बच्चे? मास, मोलिकुलर मास, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक हो गया। मास इन 1 लीटर क्या हुआ, ये देखो, मास 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 इन 1 लीटर क्या हुआ। देखो ये मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नीचे 11.2, 34 मल्टीप्लाई हो गया, इसको कैंसिल वैंसल किया, अप्रोक्सीमेट 3 ले लिया हमने इसको। ठीक हो गया। 3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो 1000 ml में कितना है? 3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 1000 ml में कितना है? 1000 ml में 3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और 100 में क्या होगा? 3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 1000 इंटू 100। तो ये आ गया परसेंटेज स्ट्रेंथ। कोई शक या ओनली शक? आगे बढ़ू? ये सारा मैं रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपके हवाले किया। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है या कुछ और भी दिख रहा है? अब मजेदार हो गया ना। सोल्व करना है इसको, तुम्हें क्वेश्चन करना आ जाएगा। इसकी हिंट डाल देता हूं मैं। N1 M1 V1 N2 M2 V2। H2O2 का इन्फेक्टर फिक्स है,
10V से क्या कर लोगे आप? दो तीन चैप्टर एक साथ मिक्स हो गए इस चैप्टर में आकर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10VH2O2। 10V देखकर क्या पता लगाओगे? मोलैरिटी। ये गलत हो गया ना, 11.2 आना था यहाँ, आपने ध्यान ही नहीं दिया। पता लगाना, V2 तो 200 ml आएगा ना KMnO4 का। ये तो लिखा है N1 N2 M2 तो इकट्ठा लिख दिया ना बच्चे, टू नॉर्मल है ना, नॉर्मल। तो हमें मोलर दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट उसने N2 M2 मतलब नॉर्मलिटी दे दी, तो मैंने N2 M2 जगह 2 पुट कर दिया। नीचे जाके दिखना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए ना आप क्या था एग्जैक्टली? तो इसमें वो जो मैं पीछे बताता रहा हूं वही तो क्वेश्चन है इसमें भी। देखो, तुमसे वॉल्यूम पूछ बैठा, लेकिन जानबूझ के उसने 10V दिया ताकि तुम उस पर पहले मोलैरिटी निकालो। और ये हमारे रेडोक्स चैप्टर का इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अभी मोल में भी आ जाना है इस टेस्ट के बाद। N1 M1 V1 N2 M2 V2। परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है। अब जो बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना, देखो सुनते ही आंसर आ जाएगा इसका। ये देखो, फाइंड द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ए सैंपल मार्क्ड एज 10V। किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.3। तो आंसर क्या आ गया? 3। सीधा आंसर है ना, आसान काम। इतना तामझाम करना ही नहीं पड़ेगा आपको। और ये क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में भी होते हैं, तभी यहाँ हाईलाइटेड है सारे। ये तो आसान ही है बच्चे। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20VH2O2। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो 20 में 5.6 का डिवाइड, अगर मोलैरिटी निकालनी है तो 20 में 5.6 की जगह पर 11.2 का डिवाइड। नहीं, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करना बस। तो 3 आंसर आ रहा है। परसेंटेज स्ट्रेंथ ही तो 3 तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? कोई चक्कर नहीं, 3.03 तो आ रहा है, 3%। हमने वहां भी तो 34 को डिवाइड किया था ना 11.2 से, तो अप्रोक्स 3 ले लिया था ना हमने। चलो, ये तो एक तो क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सोल्व कर लेना इसको ना, फिर टाइम लगेगा अभी इसको। इसको बाद में कर लेना फिर। लो जी, अब आप आ गए हो H2O2 के स्ट्रक्चर पे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है। H2O2 का स्ट्रक्चर वैसे भी नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर, क्योंकि sp3 हाइब्रिड कार्बन से ऑक्सीजन है दोनों। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ा सा और अंदर घुसना हो, वैसे जनरली एक दो क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसके पुराने टाइम पे। तो गैस इसको बोलते हैं बच्चे। तो बॉन्ड एंगल में तो कोई चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं किसमें? डाई हेड्रल एंगल। आपको पता है व्हाट इज अ डाई हेड्रल एंगल? बच्चे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोटेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो ना,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास में रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो रोटेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर ना एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होना। तो जिस एंगल के अराउंड फ्री रोटेशन हो रहे हैं ना उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो वही अगर मैं आपको बताऊं तो आप इमीडिएटली पकड़ भी लोगे बात। देखो इथेन का बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री है ही, उसको कौन बदल पाएगा, वो तो sp3 से बनेगा। इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, अगर आपने कभी सुनी हो तो। ठीक है जी, ये सुनिए इक्लिप्स फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म का डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है और इसको बोलते हैं एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म। इथेन का ये भी बॉन्ड एंगल थोड़ी बदल देंगे हम लोग। तो इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री या 180 डिग्री है, जो भी है इथेन का कुल मिलाकर। तो वो एंगल जिसके अराउंड फ्री रोटेशन हो रही है उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। रोटेशन जिस एंगल के अराउंड हो रहे हो उसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो बच्चे जो कहना था वो सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। जब आप गैस फेज में और सॉलिड फेज में लेकर चल रहे हो तो बाहर वाले एंगल को देखो, डाईहेड्रल को। गैस फेज में ये ज्यादा है क्योंकि एक्सपेंडेड है, और सॉलिड फेज में ये वाला एंगल क्या है, कम है क्योंकि एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड कम है। मुझे आपसे जो बात करनी थी उसको एक बार फिर बता दूं, H2O2 इज नॉन प्लेनर, इस पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं तो इनऑर्गेनिक में बच्चों को तो क्या बोलता हूँ, इनऑर्गेनिक में आपको जो बात जनरल पता है उसको काट दिया करो। ये मुझे पता है मैं काट रहा हूं ताकि वापस मेरे सामने ना आए, मेरा टाइम खराब होता है। मेरा मतलब बच्चों का द डाईहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स जिसके अराउंड फ्री रोटेशन होंगे। ये प्लेन हो गया एक, ये हो गया दूसरा प्लेन, इनके बीच का एंगल। जैसे कॉपी खोल लो अपनी ऐसे करके, तो इनके बीच का एंगल उसको डाईहेड्रल एंगल बोल दिया। इस 111 इन गैस फेज इज 90.2। सॉलिड से यहां तक पहुंचे ना जब आप गैस से सॉलिड, तो ये कॉन्ट्रैक्शन पे चला गया क्योंकि मॉलिक्यूल में भी क्या होएगा, कंडेंस होएगा मॉलिक्यूल। तो छोटा सा इस पे मैंने क्वेश्चन देखा हुआ एक दो बार, इसलिए मैंने इस पे डिस्कशन कर लिया आप लोगों से ना। दूसरा, ये बेकार की बात है, बीपी ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पेल ब्लू ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट कलरलेस है। डाइपोल मोमेंट पानी से भी ज्यादा है लेकिन अच्छा सोलवेंट बनते बनते रह गया क्योंकि अनस्टेबल है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो बच्चे, दैट शुड बी द गुड सोलवेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो दैट शुड बी द गुड सोलवेंट। बट अच्छा सोलवेंट बनते बनते भी नहीं बन पाया। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी इसका डिकम्पोज होना। इस पेज के कंक्लूजन क्या, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर, मोर डाइपोल मोमेंट, एंड इन गैस फेज डाईहेड्रल एंगल इज मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। वैल्यू याद नहीं करनी होती कभी भी। लो जी, इस पे देखते हैं क्या बात लिखी हुई है। यहां लिखा हुआ है H2O2 अनस्टेबल है, हाँ है। H2O2 अनस्टेबल है, बिल्कुल है। और अनस्टेबल को अगर ये सब प्रोमोटर्स मिल जाए, मतलब डस्ट, मीन, सनलाइट और रफ सरफेस, और ये जो आपके पास नोबल मेटल्स हैं, कोई बेस मिल गया। एसिड का तो खुद ही है बेचारा, सोचो ना, रट्टे मत मारना। ये खुद कौन है, एसिड नेचर का। इसको बेस मिल गया तो डिकम्पोज होना ही है। नोबल मेटल का भी ये धीरे 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 स्लोली ऑक्सीडेशन करेगा और खुद टूटता चला जाएगा। डस्ट, रफ सरफेस, अल्ट्रावायलेट लाइट, वो सब इसको डिकम्पोज करती है। तभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अगर असली नजारा देखना लेबोरेटरी में दिखेगा। H2O2 को एक बोतल में रखो और पास बैठ जाओ चेयर लगाकर, धीरे धीरे बबल्स बाहर निकलते रहेंगे, इट सेल्फ डिकम्पोज होता रहेगा ये। तभी तो इसका ट्रांसपोर्टेशन हमेशा कलर्ड बोटल्स में होता है ताकि इसको सनलाइट भी ना मिले। ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम, स्टोन, पॉलीथीन सबसे बेस्ट तरीका हो गया आजकल इनको स्टोर करने का। शुरू शुरू में तो एल्यूमिनियम को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। पी ब्लॉक एलिमेंट कल मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर लेंगे हम लोग। उसमें ग्रुप नंबर 13 में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम पे एक इनर्ट लेयर, पैसिव लेयर ऑफ Al2O3 बन जाती है। बाकी इट इज वेरी गुड ब्लीचिंग रिएजेंट। क्यों, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन फ्री कर रहा है। और आप बच्चों को पता है रिडक्शन के थ्रू अगर ब्लीचिंग होगी, इफ द ब्लीचिंग decolorization takes place through the oxidation, that will be permanent. If through the reduction, चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन, टॉपिक का नाम शिफ रिएजेंट, वहां रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस SO2 ब्लीच उसको इसको डिकलराइज करता है रिडक्शन की वजह से।
और वो हो जाता है आपके पास टेम्परेरी ब्लीचिंग। रिडक्शन की ब्लीचिंग टेम्परेरी होगी ऑलवेज, रिडक्शन की ब्लीचिंग टेम्परेरी, और ऑक्सीडेशन की ब्लीचिंग होगी परमानेंट। तो इस बोर्ड पर तीन ही चीजें हैं। H2O2 डिकम्पोज होता है, अनस्टेबल है, और इसके 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 डिकम्पोजिशन को प्रमोट करता है यूवी, रफ डस्ट, रफ एरिया, रफ सरफेस डस्ट, नोबल मेटल्स, खुद एसिड इसलिए बेस। और एन फैक्टर तो मैं आपसे बोलता रहा हूं कि दो, और आयनिक इक्विलिब्रियम हमने खत्म किया है, शायद आयनिक हो गया, केमिकल आयनिक किया ना हमने, हाँ आयनिक किया है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास H2O2 है वो पोलीप्रोटिक एसिड है। पोलीप्रोटिक एसिड होने की वजह से ये इस दो तरीकों से क्या होएगा, आयोनाइज होएगा। और Ka1 ग्रेटर देन Ka2, Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka, इन दोनों का सम, इन दोनों इक्वेशन का सम, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब सारे समझते हो इन बातों को मेरे ख्याल में अब तो। चलो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, फिर ये H2O2 खत्म हो जाएगा आपके पास ना। ये भाई साहब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर के, चैप्टर का नाम रेडोक्स। अगर किसी का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर हो, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, तो भाई साहब उसने क्या काम करना है, बोथ, दैट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों काम करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। तो ऑक्सीडाइजिंग हो, अब दुनिया का सबसे आसान काम शुरू होने वाला है। देखो, स्टेनस को स्टेनिक में, प्लम्बस को प्लम्बिक में, फेरस को फेरिक में, आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में, पीबीएस के ब्लैक कलर को PbSO4। इसका ढेरों बार क्वेश्चन बना एग्जाम्स में। H2O2 ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को वॉश करने में काम आता था, क्योंकि पीबीएस के डिपोजिशन को PbSO4 के व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा वो। वापिस सुन लो, H2O2 इज इट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, बोथ। कैसे जस्टिफाई करोगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएट। क्लियर। अब अगर मेरे को रिएजेंट्स मिल गए, फेरस, चलो मैं दिखाई देता हूं आपको, ये लो जी, फेरस फेरिक, प्लम पीबीएस PbSO4, फेरस फेरिक, Mn+2 Mn+4, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी स्टेनस स्टेनिक। क्लियर। Pb+2 Pb+4, आयोडाइड आयोडीन, सल्फाइड सल्फर। तो ये इनका ऑक्सीडेशन कर रहा है H2O2, इधर एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, भाई साहब बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं दोनों मीडियम में। किसी को ऑक्सीडाइजिंग नेचर पहचाना हो तो सोचा कभी, जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे शो हो रही है, -1 किसमें चेंज हो गया, 0 में। तो ये इटसेल्फ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, देखो ना, -1 से 0, इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया ना बच्चे, तो रिड्यूसिंग एजेंट। और जब -1 -2 में बदला, पानी में, वाटर में, तो इटसेल्फ क्या हुआ, रिड्यूस, तो वर्क्स एज क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 जब H2O में बदलेगा तो इटसेल्फ रिड्यूस करेगा, वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। when the H2O2 converted to OO2 half O2, then itself oxidizes, mean works as reducing agent। ठीक है जी, लो भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने रिड्यूसिंग एक्शन को बताया हुआ है, रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन में मैंने बच्चों को क्या बताया, चाहे कोई भी मीडियम हो, एसिडिक बेसिक कोई भी मीडियम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब देखो KMnO4, ये तो बड़ा धांसू सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HOCl तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 17th ग्रुप का हाइपोक्लोरस एसिड, याद है क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है वहां। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, which one is very good oxidizing agent? HClO, HClO2, HClO3, HClO4, which one is very good oxidizing agent? P block element group number 17। बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। HOCl, बिकॉज ये अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ जनता ऑक्सीजन देख के इमोशनल, ऑक्सीजन देख के इमोशनल नहीं होना बच्चे, आपको देखना है अनस्टेबल कौन है,
अनस्टेबल कौन है? तो जब HOCl वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, KMNO4 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, तो उनके साथ जब H2O2 लोगे ना तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगी। और बोलो बेटा। हम्म, हाँ यही मैंने बता रखा है रेडॉक्स चैप्टर में। मैंने वहां एक लाइन लिखवाई थी, हाउ कैन यू जस्टिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी नोट्स के अंदर, शायद पढ़े होंगे मेरे पास या नोट्स आप ही को पढ़ाया था। उसमें था, इफ द एलिमेंट इज इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट बिहेव्स एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ इज इन द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट बिहेव्स एज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, इफ इंटरमीडिएट देन बिहेव्स एज बोथ। इसी का एविडेंस था आपके सामने, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। आपने जिस बुक में पढ़ा, कहीं से भी पढ़ाओ, बात तो कहीं से, लिटरेचर तो सेम ही रहता है बच्चे। ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, ये देखो मैंने इसको इंटरमीडिएट होने की वजह से दोनों कहा ना। अगर ये मैक्सिमम होता, अब आप KMNO4 लेके चल रही हो जब, तो ये अपने मैक्सिमम में, H2O2 इंटरमीडिएट में, तो मान के चलो इसी को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग। बोलो जी बोलो। यहां कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो बात कर सकते हो। बच्चे अनस्टेबल भी तो है, आपने वो पढ़ा ना, आपकी बात को 100, अच्छा वो दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट कर रहे हो आप। HClO, HClO2 इससे कनेक्ट कर रहे हो क्या? हाँ अब देखो ना बच्चे, जब कोई कंपाउंड, मेरी बात सुनना, C6C12H22O11, अब ये थोड़ी 11 ऑक्सीजन है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अब मुझे इन चारों का कंपैरिजन करने को मिला ना, तो जिसका बॉन्ड ब्रेक इजीली हो रहा है, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ये वाला है, और यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 3 लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड ब्रेक जल्दी होता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसका बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन जल्दी निकल रही है, दैट्स व्हाई। फिर तो आप H2O2 को भी नहीं बोल सकते। आपने पता क्या पढ़ा था, मैं बताता हूँ यक्षता आपको ना। आपने पढ़ा था ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है? जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ओनली, तब उसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोल सकते। उसके बिहाफ पे तो H2O2 को भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोलने वाले। अगर वो लाइन आपके दिमाग में परमानेंटली चली गई तो गलत तरीके से चली गई। लाइन गलत नहीं गई, गलत तरीके से चली गई है। उसको बोलो, व्हेन द एलिमेंट इन द कंपाउंड इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे भी लाइन बाकी है, ओनली। अब आप H2O2 लेके चलोगे, कैन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन H2O2 while its oxidation number is -1। मैक्सिमम थोड़ी है कोई, इंटरमीडिएट है। और HClO के साथ भी यही प्रॉब्लम है। HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्या ये +7 है? ना। क्या ये -1 है? ना। इंटरमीडिएट है, बीच में, तो दोनों काम कर रहा है, तो ये H2O2 के सामने अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इन चारों का कंपैरिजन तो ये और भी बढ़िया है, कारण क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो रहा है। हम चारों का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम HClO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मना थोड़ी कर रहे हैं कि HClO4 इज नॉट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HClO4 का जो परक्लोरेट है, ये बचा हुआ जो, इसमें रेजोनेंस बड़े हाई लेवल पे है, तो ये स्टेबल है, अपना ऑक्सीजन देने में इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी तो और भी इसके अंदर फैक्ट जोड़ने को बोल लो, मैं और जोड़ दूं। बॉन्ड ऑर्डर, HClO का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, आगे जाते जाते ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता 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 HClO4 पे 1.75 हो गया। HClO4 के पर क्लोरेट में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.75 हो गया। अब तो इसको तोड़ना और मुश्किल हो गया HClO के सामने। चलो पता नहीं आप तक मेरी बात पहुंची कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है बात पहुंचाने की अपनी ना। ओके जी ओके। यूजेस आगे बच्चे तो इसको रीड करते रहना, ठीक है। ये टाइम हमारा इसने लिया है, बाकी वाले पूरे 1 आवर के उधर से 10 मिनट 16, इसने 40-42 मिनट खा लिया हमारे ना, 44 मिनट्स H2O2। लेकिन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मैंने मैक्सिमम चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की है। क्लियर? और अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे, सिंपल सिंपल सी बातें। इसमें मैंने कहा था बच्चों को एक लाइन पढ़नी है, हाइड्रोजन इज अ लाइट। अब हाइड्रोजन शुरू हो गया, मतलब उसके इंपॉर्टेंट वाले कंपाउंड आपने डन कर लिए। लाइक पहला क्या हो गया, हार्ड वाटर, दूसरा हो गया H2O2,
अब है हाइड्रोजन लाइटेस्ट एंड प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर एटमोस्फियर है, पहली बात, बाकी कुछ नहीं पढ़ना होता। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इस पे तो बिल्कुल भी काम मत करो क्योंकि 11वीं की थ्योरी देने जा नहीं रहे आप, 11वीं की थ्योरी, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है ना कि प्रैक्टिस में, तो उसको छोड़ दो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब 11th वालों के काम के रह गए। और वैसे भी पता है, मैंने जोड़ा जरूर है, ड्रॉपर को मैंने पढ़ाया, जो बच्चे हमारे पास 12वीं पास लॉन्ग ईयर में है ना, तो मैंने उनको बोला है कि हाइड्रोजन 3 जगहों पे अपनी सिमिलरिटी शो कर रहा है, फर्स्ट डे वालों के साथ भी, सेवेंथ डे वालों के साथ भी, कार्बन के साथ भी। फर्स्ट डे में उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आउटर मोस्ट, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड और NaCl बनाऊं, जो बिहेवियर H कर रहा है वही बिहेवियर Na कर रहा है, जो बिहेवियर H2S में H कर रहा है वही Na2 में Na कर रहा है। सेवेंथ वाले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है बच्चे। हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बनाता है बच्चे, क्लियर। तो, तो बस ये थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है। अब सोचो ना, जो फर्स्ट डे वाले वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट तो है। हाइड्रोजन तो हर एक मोड में रिड्यूसिंग एजेंट, H+ हो तब भी, H- हो तब भी, और H2 हो तब भी है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सोचो, फर्स्ट डे के साथ में इसकी डिससिमिलरिटी निकालनी है, ये भाई साहब गैस है हाइड्रोजन, फर्स्ट डे वाले तो मेटल है। अब सिमिलरिटी विद हेलोजन निकालनी है, तो हेलोजन वाले गैसेज है, डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक और गैसेज है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री ठीक ठाक होगी ना, मतलब आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, तो आपने सोच समझ के ना उनके सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी निकाल ही लोगे अपने आप ही। तो मैं इस टॉपिक को इतना वेटेज दे नहीं रहा जानबूझकर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच कर रही है उसके साथ, तभी तो कार्बन के साथ इसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रच के आपका इतिहास रच दिया पूरा के पूरा। ऐसा इक्का दुक्का एलिमेंट होएगा, 2% एलिमेंट होंगे जहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, बाकी ये दोनों तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई हैं। समझ गए बच्चे? लो जी, ये टेबल मैंने पहले करवा दिया आपको, डिफरेंसेस भी डन हो गए। हाँ जी, अब हम प्रिपरेशन करेंगे किसका? हाइड्रोजन का। ध्यान से सुनना, इस राउंड में मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि पी ब्लॉक बहुत लंबा चौड़ा है बच्चे, 13 से लेकर 18 तक डन करना है ना। तो थ्योरी है वैसे भी इनऑर्गेनिक, साथ साथ में करते रहना आप लोग ना। अब मैंने बहुत बढ़िया वाले टॉपिक करवा दिया आज, मैं मतलब मेंटली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक तो आपको हार्डनेस ऑफ वाटर और दूसरा H2O करवा दिया, क्लियर। हाइड्रोजन चैप्टर में से दोनों अच्छे टॉपिक डन हो गए। सुनो भाई, और कोशिश करूंगा मेटलर्जी में आपको ना इलिंगम डायग्राम करवाने की, क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है उसके अंदर। लो जी, मुझे हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर चाहिए। कहते जी वाटर कोल्ड हॉट स्टीम। मैंने कहा जी अगर कोल्ड वाटर लो तो मेटल बड़ी रिएक्टिव लेना। एक चैप्टर हुआ करता था रेडॉक्स, उसमें था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूजेस, उसमें लिखा था दोज मेटल्स विच हैव द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, those metals which have the negative electrode potential mean reactive, mean good reducing agent, mean highly electropositive, can displaces hydrogen from the dilute acids। वैसे वाटर के साथ भी कोल्ड हो तो सोडियम वोडियम यूज हो जाएंगे फर्स्ट डे सेकंड डे वाले। हॉट वाटर तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम हुई मेटल की, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। थोड़ा सा स्टीम तो आयरन निकल टिन हुआ। अब सोडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चे पता है? सोडियम पानी में जाती है ना, इट कैच फायर। तो हमने सोडियम का अमलगम बना दिया, अमलगम। इससे पता क्या हो गया? सोडियम एक लाइटर मेटल था, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, फिर वो सिंक कर गया, सिंक करके उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी डाउन चली गई। मतलब वो अब सडन फायर नहीं आएगी उसके अंदर, वो धीरे धीरे रिएक्ट करके एक्सप्लोजन ना करके हाइड्रोजन निकालता रहेगा स्लोली। इसलिए सोडियम की रिएक्शन की जगह पे ना सोडियम अमलगम की रिएक्शन करवानी चाहिए। और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, कॉपर, सिल्वर, क्लियर, प्लेटिनम टाइप से, इनको एसिड वैसिड में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी वहां। जो लाइटर मेटल है बच्चे, मैं आयरन का अमलगम क्यों बनाऊंगा? आयरन तो वैसे ही पानी में डूब गया, सोडियम ऊपर तैरे जा रहा था, स्विमिंग कर रहा था, और जो स्विमिंग करेगा उसका अमलगम बनाना पड़ेगा आपको।
ताकि रिएक्शन ऊपर ऊपर से हल्की फुल्की ना हो और सोडियम उछल के आप ही के ऊपर आ गया। इसका सिंपल सा एक वीडियो देखना कभी यूट्यूब पे जाकर, डांसिंग सोडियम करके यूट्यूब पे किसी एक बंदे ने वीडियो डाला हुआ है, डांसिंग सोडियम ही लिख देना तो सीधा वीडियो खुलेगा, 1-1.5 मिनट का वीडियो होगा, साफ लिखा है उसमें सोडियम दिखा रहा है, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, सोडियम को पानी में डालता है, धीरे 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 डांस करता करता एकदम फट जाता है, एक्सप्लोज हो जाता है, बस्ट कर जाता है वो, क्योंकि इतनी फास्ट रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है निकलते निकलते। इसलिए लाइटर मेटल का अमलगम बनाना बाकी सबके अमलगम बनाने की नीड ही नहीं है। मतलब हम दिमाग को कहे ना भी अमलगम क्यों बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि जो मेटल लाइटर है वो तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। ये देखो, ये देखो, ये दिखाया, लोडी जलती हुई दिखाई है ना। देखो लाइन लिखी, टू मिनिमाइज द रेट ऑफ रिएक्शन एल्कली मेटल आर यूज इन द एल्कली मेटल, जो लाइटर है मतलब एल्कली, अर्थ की जुड़ती नहीं, सारे वन से ऊपर डेंसिटी के। बेरिलियम का अमलगम मैग्नीशियम का अमलगम बनाने की नीड नहीं है, वो सबकी डेंसिटी एक से ऊपर है, सबकी सबकी एक से ऊपर है। क्लियर ना? टू मिनिमाइज द रेट ऑफ रिएक्शन इनके अमलगम बना लो, मिनिमाइज द, एक्सप्लोजन ना हो। ये मैंने बॉइलिंग वाटर बता दिया, यहां मैंने स्टीम के साथ बता दिया, तो मेटल को स्पेशली हाईलाइट कर रखा है। ये स्टीम के साथ आयरन, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसको लेन प्रोसेस बोलते हैं, हाइड्रोजन बनाने का ये मेथड है लेन प्रोसेस। और ये तुम्हारा फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से पढ़ाओ ना तो दूसरी बार आज यूज आ रहा है। डाइल्यूट H2SO4 का पहले कॉन्सेंट्रेट, नाउ द डाइल्यूट H2SO4 का क्या करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको लेन प्रोसेस बोलते हैं, LANE ऊपर वाला। और ये जो आपके पास है डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, बस थोड़ा बहुत इंप्योरिटी रखनी पड़ेगी, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होएगा ही नहीं। वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक ये लाइन है, कभी कभी इन पे फोकस कर लेते हैं PMT वाले। प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। वाई द बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेरियम इसमें से ना हैवी होने की वजह से सिंक कर जाएगा और फिर इंप्योरिटी कम रहेंगी, लीस्ट इंप्योरिटीज। वैसे भी एक सिंपल सजेशन दूं, इनऑर्गेनिक जब पढ़ने लगो तो एनसीईआरटी खोल लिया करो। क्लियर? एनसीईआरटी खोल लिया करो, उससे अलग जाने की नीड नहीं होती है। वैसे लीस्ट इंप्योरिटीज होंगी जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लेके चलोगे, तो वही पानी है, वही इलेक्ट्रोलाइसिस है, बस स्लाइट अमाउंट ऑफ क्या डाला हुआ उसके अंदर, बेस। ये भी अच्छा पॉइंट है, उसको सुन लो। यहां भी मैंने एक सिंपल सा कोड बना रखा है आप लोगों के लिए, ये लो जी, 1330 50 82, मतलब एल्यूमिनियम जिंक टिन। अभी तक तो क्या कर रहे थे, डाइल्यूट एसिड वोटर से क्या कर रहे थे आप, वोटर से क्या कर रहे थे आप लोग, हाइड्रोजन बना रहे थे। अब बेस से बनाओगे, और बेस के लिए मेरे पास एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड। और जब NaOH रिएक्शन कराओगे, और कल मैं और दिखा दूंगा आपको, जो 13th ग्रुप का मेंबर एल्यूमिनियम, दैट इज एम्फोट्रिक इन नेचर, और उसके एम्फोट्रिक बिहेवियर को प्रूव करूंगा, उसके एम्पोट्रिक बिहेवियर को प्रूव करूंगा, एम्पोट्रिक बिहेवियर को। तो जब एम्पोट्रिक बिहेवियर हम प्रूव कर रहे होंगे, तो वहां उसका एसिड से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, और जब बेस से रिएक्शन कराओगे ना एल्यूमिनियम का, तो वहां हाइड्रोजन रिलीज होगी। और यहां ये एक टू फालतू आ गया है, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इट इज NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इट इज सोडियम जिंकेट, इट इज सोडियम स्टेनेट, इट इज सोडियम प्लम्बेट। और मान लो ये Na2SnO2 होता ना, तो इसका नाम होता सोडियम स्टेनाइट। अभी सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और मेटा एल्यूमिनेट भी नाम है इसका। तो कोड क्या बना दिया, ये चार मेटल याद रखो, 1330 50 82, पीरियोडिक टेबल में इसका ये जेड है, एटॉमिक नंबर है। when these metal react with these metals react with base, they will evolve hydrogen.
स्पेशल गाइडेंस इसमें कुछ नहीं हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन पे पहुंच गए हो, इसलिए प्राइमरी पे मैंने अच्छे वाले दोनों टॉपिक उठा लिया, H2O2 एंड हार्ड वाटर। लेबोरेटरी प्रिपरेशन है तो डाइल्यूट H2SO4, जिसका भी ई नोट माइनस है, बार बार बोलता हूं मैं आपको, दोज मेटल्स विच हैव द नेगेटिव एसआरपी व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स दे विल रिलीजेस द हाइड्रोजन। और जितना ज्यादा नेगेटिव होएगा उतना 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 डाइल्यूट एसिड और कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? टॉक टाइम खत्म हो गया लगता है। जिंक ग्रेनुलेटेड फॉर्म में लिया, सरफेस एरिया ज्यादा, बोलना बच्चे। नहीं, इम्प्योर नहीं लेते, उसको टुकड़ों के फॉर्म में लेते हैं, ग्रेनुलेटेड। इम्प्योर लेने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप हाँ, ना 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 ना, आपने कौन सी बुक में पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इससे रिलेटेड कम से कम 6 या 7 बुक्स पढ़ी हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड अलग अलग। कहीं भी उसने इम्प्योर जिंक का नाम नहीं लिया, H2SO4 को डाइल्यूट जरूर कहा उसने। आप पूरी लाइन करना अपनी, दीपांशी अपनी लाइन पूरी करना। ना ना, इसकी जगह ना इम्प्योर इम्प्योर जिंक की जगह पर क्या, जिंक कॉपर कपल ले सकती हो आप, क्योंकि कॉपर तो रिएक्ट करेगा नहीं, और जिंक का सरफेस एरिया बढ़ा हुआ नजर आएगा, तो उसकी 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 रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। और आंसर क्या था दीपांशी? न न न न न न न न न न, गलत बात। पता नहीं कैसे बनाया किसी ने, उसके दिमाग की उपज हो सकती है। ये किसी ऑथेंटिक बुक का क्वेश्चन नहीं होगा, किसी इंस्टीट्यूट वाले ने अपनी तरफ से फ्रेम कर दिया होगा। मैं इसको अपोज करता हूँ, लिटरली अपोज करता हूँ इसको ना मैं। या तो एक ग्रेनुलेटेड फॉर्म में हो, या तो ये ग्रेनुलेटेड फॉर्म में हो, क्लियर ना, या तो ये ग्रेनुलेटेड फॉर्म में हो, तब आप, मतलब इम्प्योर का तो मतलब ही नहीं बनता कोई भी, जिंक कॉपर कपल लेकर तब आप इसका सरफेस एरिया बढ़ा सकती हो। क्लियर? क्योंकि इसका ई नोट तो वैसे ही माइनस चल रहा है बच्चे, तो टेंशन लेने की नीड ही नहीं है आपको इम्प्योर लेने की, और वो भी कोई खतरनाक नहीं है, तुम जानती हो। तुम तो रिडोक्स भी पढ़ के आई हो मेरे साथ में, और पीछे भी तुमने पढ़ाई है, तो इतना कोई खतरनाक भी नहीं है ये। ठीक है ना? सोडियम तो चलो अमलगम बना लिया, वो भी इम्प्योर ही हो गया इनडायरेक्टली तो, नहीं? चलो भी टॉक टाइम खत्म हो गया, ऐसे तो 5 बज जाएंगे हमारे, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, कुछ 2-4 मिनट कल और बात कर लेंगे। देन मुझे लगता है कल पी स्टार्ट करना चाहिए, नहीं?